वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने PGCI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ओके, इस वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और उस क्वेश्चंस को रिवाइज करना, एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इस वीडियो में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। ओके, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द लोड रेजिस्टेंस इन अ 220 वोल्ट सर्किट इज 40 ओम, डिटरमाइन द लोड करंट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लोड करंट 5.5 एम्पियर हो जाएगा, 2220 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 है व्हेन द लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन बोल रहा है। ठीक है, नॉर्मल एक्साइटेशन का मतलब है यूनिटी पावर फैक्टर। जो लोड करंट होगा वो सप्लाई वोल्टेज के साथ जो उसका जो एंगल होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इज इंक्रीज आर्मेचर करंट ड्रॉन बाई इट इंक्रीजेज बिकॉज। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हेन द लोड ऑन अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज इंक्रीज आर्मेचर करंट ड्रॉन बाई इट इंक्रीजेस बिकॉज। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं सिंक्रोनस मोटर का ड्राइंग। यहाँ पे ये लीकेज रिएक्टेंस होता है, यहाँ पे EF होता है। ये मोटर अगर हमारा है, ये सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई से हम वोल्टेज दे रहे हैं मोटर को। ठीक है, ये एक्सेस है और ये I है, आर्मेचर करंट। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर की इस तरह की ड्राइंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये EF जिसे हम बैक EMF कहते हैं, या फिर यहाँ पर हम इसे फील्ड EMF बोल सकते हैं, क्योंकि इस EF को सिंक्रोनस मोटर की आपको डिज़ाइन में पता है कि जो रोटेटिंग पार्ट है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता रहता है, वो जो आर्मेचर पे जो वाइंडिंग है उसको कटते रहता है, उससे हमें EF मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह का सर्किट है। और इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ। VT ये वेक्टर क्वांटिटी है, EF प्लस J टाइम I एक्सेस। ठीक है, ये सिंक्रोनस मोटर का इक्वेशन है। इसमें यह I आर्मेचर करंट है, X लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक है, EF जो है एक्साइटेशन वोल्टेज या बैक EMF बोल लीजिए एक तरह से, और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो है वो मोटर हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन में है। नॉर्मल एक्साइटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो नॉर्मल एक्साइटेशन है उसमें हमारी जो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ एंगल जीरो बनाती है, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसे हम एक जो हमारा फेजर डायग्राम है उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है समझने को मिलेंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो VT ये हमारा ऐसा है। ठीक है, और एक मिनट, ये आर्मेचर करंट यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, और यहाँ पे ये जो है लोड एंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और ये है IA। ठीक है, अब इसमें अगर हम J टाइम I एक्सेस, ये हो गया हमारा क्या, J टाइम I एक्सेस। IA मैग्नीट्यूड है, एक्सेस मैग्नीट्यूड है, इसमें J ऑपरेटर कर दिया तो ये 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। ये IA करंट, इसमें J मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 90 डिग्री से फेस शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और इसी वेक्टर को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा इक्वेशन जो VT इक्वल्स टू EF प्लस J I एक्सेस वो ऐसा फेजर में दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल एक्साइटेशन है तो यहाँ पर ये डेल्टा, यहाँ पे ऐसे ये लोड एंगल है। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल एक्साइटेशन से एक और हमें फॉर्मूला मिल रहा है EF कॉस डेल्टा। ये EF कॉस डेल्टा, अगर EF कॉस डेल्टा लेंगे तो ये VT के बराबर होगा।
ठीक है। तो इसे भी आपको रिमेंबर रखना है, ये cos से डेल्टा इक्वल्स टू VT फॉर नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। अब चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर्मेचर करंट को जो है हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या बोल रहा है, लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर पे लोड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लोड जो है, ये डेल्टा जो है, ये हमारा लोड एंगल है, ठीक है। तो लोड बढ़ाने का मतलब ये डेल्टा को बढ़ाना है, ठीक है। लोड बढ़ाने का मतलब है डेल्टा को इंक्रीज करना, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और फेजर डायग्राम बनाते हैं। ओके, अब ये लोड एंगल डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्साइटेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि एक्साइटेशन कम या ज़्यादा है, तो एक्साइटेशन हमारा जो है कांस्टेंट ही रहेगा, मीन्स ये जो है वो प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स रहता है ना। तो एक्साइटेशन कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी एक्साइटेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, तो उसे हम कांस्टेंट ही मानेंगे। ये ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा बढ़ गया है, तो डेल्टा बढ़ने के कारण ये आइए जो है, अब ये फेजर ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये डेल्टा हमारा बढ़ गया, ये डेल्टा 1 है तो ये डेल्टा 2 हो गया, ठीक है। डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1 मीन्स लोड जो है बढ़ाया गया है। ओके, अब करंट के साथ क्या होगा देखिए, करंट अब यहाँ पर ये ऐसे फेजर बनेगा, ये हमारा जो है ये इसे I1 बोल दीजिए, तो ये क्या होगा, जे टाइम IA(x2) हो जाएगा, ये हो जाएगा जे टाइम IA2(x2), ठीक है, जे टाइम IA2(x2). अब ये इसके 90 डिग्री में ही आपको जो है IA बनाना है, ठीक है। तो IA लगभग इसके 90 डिग्री में आप ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, करंट जो है IA2 हमारा बढ़ा है, ठीक है। IA2 जो है IA1 से ज़्यादा हुआ है, मीन्स डेल्टा जब लोड बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ रहा है। अब इसका ही रीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो पावर फैक्टर इज डिक्रीज्ड, पावर फैक्टर क्या डिक्रीज हुआ है, तो पावर फैक्टर पहले यहाँ पे थीटा जो था वो पहले यूनिटी पावर फैक्टर था, अब पावर फैक्टर फ्रेंड्स जो है डिक्रीज हुआ है, ये ऑप्शन हमारा सही है, पावर फैक्टर जो है डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है मोटर स्पीड इज रिड्यूस, मोटर स्पीड सिंक्रोनस मोटर तो कांस्टेंट मोटर है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट वोल्टेज इन द आर्मेचर इज इंक्रीज्ड। अब ये देखिए नेट रिजल्टेंट वोल्टेज, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा हमारा, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज VT और EF का सब्ट्रैक्शन, हमारा ये फॉर्मूला था ना, VT इक्वल्स टू EF प्लस जे टाइम IA(xs), ठीक है। तो VT माइनस EF, यही हमारा क्या है, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर EF और VT और EF इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, VT का मैग्नीट्यूड और EF का मैग्नीट्यूड, ये जितना पहले था उतना भी अभी है, ठीक है। VT का जो मैग्नीट्यूड था वो अभी भी वही है और EF का जो मैग्नीट्यूड है वो भी अभी भी वही है, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर, जो इनके बीच का जो रिजल्टेंट है वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी ये बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि जो है डेल्टा 2 बढ़ रहा है, ठीक है। VT और EF के बीच में एंगल डेल्टा 1 था, अब क्या हुआ डेल्टा 2, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट क्या है, जे टाइम्स IA(x2) तो है, यही तो रिजल्टेंट है हमारा। और अगर IA2 बढ़ रहा है तो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो भी बढ़ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नेट रिजल्टेंट वोल्टेज इन द आर्मेचर इज इंक्रीज, ठीक है।
बैक ईएमएफ बिकम लेस देन अप्लाइड वोल्टेज। बैक ईएमएफ फ्रेंड्स यहाँ पे वही ईएफ है, लेकिन ईएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के कंपैरिजन में कम हो रहा है, ऐसा ये ऑप्शन में बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहले है वो अभी भी वही है, ठीक है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके फ्रेंड्स दो आंसर होंगे, ये वाला भी आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होंगे। पावर फैक्टर भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले यूनिटी पे था, अब कुछ एंगल थीटा आया तो कॉस थीटा आएगा किसी एंगल पे, तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ थर्ड ही दिया है, बट फर्स्ट और थर्ड दोनों होंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वेव एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव इज डिफाइंड है। तो ये तो हमें पता है, ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, ये हमारा फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है। और अगर साइन वेव है हमारा, तो साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.1, ठीक है 1.1। अब आपको जो है आप स्क्वायर वेव के लिए फॉर्म फैक्टर निकाल के देखिए कितना आता है स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव के लिए। घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका ये जो है 1 यूनिट मान लीजिए, स्क्वायर वेव जो है इधर -1 यूनिट, और ट्रायंगुलर वेव का भी आप फॉर्म फैक्टर 1 और इसको -1 मान लीजिए। स्क्वायर वेव का और ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। द फ्री रनिंग स्पीड ऑफ ट्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन। अब यहाँ पे फ्री रनिंग स्पीड पूछ रहा है, फ्री रनिंग स्पीड। तो हमारा जो ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स जो है, इस सब्जेक्ट में हम ट्रेन की जो है, ट्रेन के जो स्पीड है और उसके बारे में जो है कुछ क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सेलरेशन, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, रनिंग टाइम और ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है द फ्री रनिंग स्पीड ऑफ ट्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन। एक्सेलरेशन तो स्पीड पर डिपेंड करता है, ये तो हमें पता है, तो एक्सेलरेशन तो ऑप्शन नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, अब डिस्टेंस जो स्पीड है वो हमारे डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है, तो वो भी नहीं होगा। रनिंग टाइम भी स्पीड को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप जो है, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स वो हमारे फ्री रनिंग स्पीड को नहीं ये करता है, वो हमारे एवरेज स्पीड को, ये हमारे एवरेज स्पीड को इफेक्ट करता है। एवरेज स्पीड इफेक्ट होती है, ठीक है। फ्री रनिंग स्पीड इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है फाइंड द पावर P ऑफ T सप्लाइड बाय द एलिमेंट व्हेन V ऑफ T इक्वल्स टू 4 cos 3t, और वोल्टेज और करंट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पावर हम सबको पता है, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब ये आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा sin 60 डिवाइडेड बाई 2, sin a इंटू कॉस ए, ठीक है, इक्वल्स टू sin 2a/2, ठीक है। 2 sin a cos a इक्वल्स टू sin 2a, ये हमें फार्मूला पता है, मैथ्स का पार्ट है ये, सिर्फ ये आपको याद करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सीधा P और 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योरली इंडक्टिव कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5/π मिली हेनरी इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब यहाँ पे एक प्योरली इंडक्टिव कॉइल है और इसमें कुछ वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और ये वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 100 sin 100πt प्लस 75 sin 500πt। सो यहाँ पर जो है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो इसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम से कर लेंगे। पहले इस वोल्टेज के थ्रू करेंगे, इस वोल्टेज की वजह से करंट निकालेंगे, उसके बाद हम इस वाले पार्ट, पहले हम इस वाले वोल्टेज से करंट निकालेंगे और फिर हम इस वाले वोल्टेज से करंट निकालेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे वोल्टेज अगर 100 sin 100πt है तो ओमेगा कितना है, ये 100 sin ओमेगा t है तो 100π, ठीक है। तो एक्सएल हमें पता है कि ओमेगा एल है, तो सेल्फ इंडक्टेंस 5/π दिया है, हेनरी 10⁻³
पाई मिली हेनरी, ठीक है। तो पाई और पाई जो है यहाँ पे था वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.5 आ रहा है, ओके, 0.5 ओम्स। तो बस 0.5 ओम्स आप इसमें नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो 0.5 ओम से अब हम यहाँ पे नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ऊपर, जब हम यहाँ पर 0.5 ओम्स डिवाइड करेंगे इस पूरे में तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो 200 साइन पाई टी, ठीक है। और हमें पता है कि ये जे जो इंडक्टेंस है वो जे टाइम ओमेगा एल होता है, तो ये 90 डिग्री से फेस शिफ्ट कर देगा, ठीक है, करंट का। और सेम जो है यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस है यहाँ पे हमारा सेकेंड वाले वोल्टेज में। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको इसमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको बस सुपरपोजिशन थ्योरम से बता रहा था कि कैसे करेंगे अगर जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया रहा है। वैसे आपको यहाँ पर देखना है कि इंडक्टेंस जो है प्योरली इंडक्टिव कॉइल, वो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या 90 डिग्री का फेस शिफ्ट करेगा, वो भी लैगिंग में, ठीक है। करंट में लैग करेगा वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लैगिंग में किस में दिख रहा है ऑप्शन, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ तो माइनस पाई है, यहाँ प्लस पाई है, यहाँ प्लस पाई/2 है, यहाँ प्लस पाई/2 है, तो सिर्फ माइनस पाई/2 इसमें, तो सीधा हम टिक करेंगे थर्ड में, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन आपको मैंने एक का बता दिया है, उसी तरह इसका भी 75/500 पाई टी। अब क्वेश्चन नंबर हम 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में फाइंड द वैल्यू ऑफ VR इन द गिवन नेटवर्क। तो यहाँ पे प्लस माइनस VR, यहाँ पर VR के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सर्किट का क्वेश्चन है, ये इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इक्वेशन लेके सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 2 एम्पियर इस तरफ से और 12 वोल्ट इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, VR के अक्रॉस क्या वोल्टेज आ जाएगा, सीधा यहाँ पे आप देखिए करंट 2 एम्पियर इधर से फ्लो कर रहा है, तो प्लस यहाँ पे बनाएगा, माइनस यहाँ पे बनाएगा, और 25 × 250, ठीक है। बस पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो आंसर -15 बोल सकते हैं। और नंबर 28, सिलिकॉन डायोड हैज ए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1.2 वोल्ट फॉर अ फॉरवर्ड DC करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर, ठीक है। इट हैज ए रिवर्स करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर फॉर द रिवर्स वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। कैलकुलेट द AC रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये AC रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और कुछ आपको कंडीशन दे रखा है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इतना है फॉरवर्ड करंट इतने के लिए, ठीक है, और रिवर्स करंट इतना है और रिवर्स वोल्टेज 10 वोल्ट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक फार्मूला पता है, ID = IS e⁻ QVD/NKT-1, ठीक है। ये पूरा ऊपर में ही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से AC रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ΔVD/ΔID, ठीक है। ये अगर एक आपको डायोड है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस VD वोल्टेज है और ID करंट है, तब AC रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला फ्रेंड्स आपको इस एग्ज़ाम पे लगाना और इसका सॉल्यूशन निकालना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और वैसे भी इसका आंसर जो है इसमें से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। एक्चुअली इनको बल्क रेजिस्टेंस पूछना चाहिए था, जो कि सीधा 1.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 मिली एम्पियर यानी कि 0.1, तो ये 12 ओम्स आ जाता है, ठीक है। तो 12 ओम्स जो है ये करेक्ट हो जाता है बल्क रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब मीन्स फॉरवर्ड पाथ में लगभग कितना रेजिस्टेंस डायोड के क्रॉस होगा, ये यहाँ से आप इनको निकाल सकते थे। क्वेश्चन ये होना चाहिए, बट इन्होंने AC रेजिस्टेंस पूछ दिया। अब यहाँ पे चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ये क्या है, ये हमारा डायोड का करंट है, ठीक है, जो यहाँ पे 2.5, ये IS जो है हमारा ये रिवर्स करंट है जो 1 माइक्रो एम्पियर दिया है, ठीक है। VD जो है ये वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, और NKT, N यहाँ पे आइडियलिटी फैक्टर है, K वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है फ्रेंड जो एग्जाम में लगाना ये काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसको और उन्हें को आप सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, जो आंसर इस ऑप्शन में भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एवरेज पावर टू द मैक्सिमम डिमांड इज डिफाइंड एज द, सो एवरेज पावर डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, इसे हम कहते हैं लोड फैक्टर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ 3-फेज सिस्टम इक्वल फॉल्ट करंट्स इन द लाइंस विद 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आर कॉज्ड बाय। तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर सिमेट्रिकल फॉल्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन आई ए एंड आई एम फॉर द गिवन नेटवर्क। आई ए और आई एम के बीच में, तो ये यहाँ पर ये KCL लगा दीजिए, ठीक है, सभी पॉइंट में आ रहा है, तो आई एम क्या हो जाएगा -4 टाइम्स आई ए हो जाएगा। तो ये सही है, इसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे फटाफट करना है। व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड द यूनिट्स कंज्यूम इट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा है। यही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन कराए थे, उसमें एक जो है कंज्यूमर के द्वारा कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको एनर्जी कंज्यूम करने पे, वो क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। तो उसे हम 2 पार्ट टैरिफ कहते हैं, 2 पार्ट टैरिफ, ओके। इसे हम 2 पार्ट टैरिफ करते हैं, जब मैक्सिमम डिमांड पे प्लस कंज्यूमर जो है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन दोनों पे जो पैसा लगता है, इस ऐसे टैरिफ को हमें 2 पार्ट टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी जगह 2 पार्ट टैरिफ भी यूज होता है, 3 पार्ट टैरिफ भी यूज होता है। अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग प्राइसेस लगते हैं। जैसे हमारे घर में बिजली बिल आती है अलग अलग, जैसे आप 0 से 50 यूनिट्स के लिए अलग प्राइस होगा, 50 से एबव यूज करेंगे तो अलग प्राइस होगा, ठीक है। फिर 100 से एबव करेंगे तो अलग प्राइस होगा। तो जितना ज़्यादा ब्लॉक्स और सेक्शन बढ़ते जाते हैं उतने उसी ही हिसाब से टैरिफ अलग अलग होते जाता है, ठीक है। 2 पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ, 4 पार्ट टैरिफ बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, चूज नंबर 33 में, तो चूज द एप्रोप्रिएट आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब इस सर्किट के लिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है चूज द एप्रोप्रिएट आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब इस सर्किट के लिए आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे है, तो ये डायोड दिया है, ओके। तो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब ये वोल्टेज वी इन वोल्टेज ग्रेटर हो जाएगा वी से, ठीक है। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा हमारा डायोड, तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगी, और उस केस में वी नॉट हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन देखने पे ये पता चल रहा है कि वी इन जो है हमारा AC वेवफॉर्म है, AC वेवफॉर्म, ठीक है। वी इन हमारा AC वेवफॉर्म है, तो इसी के हिसाब से हमें आउटपुट वोल्टेज बनाना है। अब ये V जो है ऐसे है, तो V यहाँ पे आप ऐसे खींच लीजिए, ये हमारा V है, ठीक। अब यहाँ पे जब V इन ग्रेटर देन V होगा तब V नॉट V होगा, तो यहाँ पर यहाँ तक तो V ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद ये वोल्टेज V हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ तक ऐसा, ठीक है। और जब अगर V इन हमारा लेस देन 0 होगा तो ये सर्किट जो है कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो V इन अगर लेस देन 0 होगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो B आउटपुट हमारा V इन हो जाएगा, जो B आउटपुट हो जाएगा वो V इन के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से वेवफॉर्म नीचे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये वेवफॉर्म चलेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन जो है इस तरह का वेवफॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर द नॉर्मल रनिंग कंडीशन द डैम्पर वाइंडिंग इन एन अल्टरनेटर। हमें पता है कि जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनाना पड़ता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर को हमें सेल्फ स्टार्टिंग बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। अब डैम्पर वाइंडिंग जो है जब रनिंग कंडीशन, अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन, जब बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जब हो जाती है तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। फ्लक्स और वाइंडिंग के बीच में तो करंट जो इंड्यूस होने वाला रहता है। डैम्पर वाइंडिंग भी उसी स्पीड से घूमने लगती है जिस स्पीड से हमारा मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो आंसर जो हमारा डज नॉट करंट कैरी एनी करंट, ये हमारा सही हो जाएगा। करंट जब कैरी करता है तभी जो है करंट आती है उसमें डैम्पर वाइंडिंग में, और तभी वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिस कारण वो जो फील्ड है, जो हमारी जो फील्ड जो हमारे मोटर के अंदर में
जो मैग्नेट लगे हुए हैं इसका जो रोटेशन का जो स्पीड है एस, वही स्पीड हमारे आर्मेचर में यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग से रहती है, ठीक है, वो अचीव कर लेता है। तो रिलेटिव मोशन जीरो हो जाता है तो करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। और जब तक रिलेटिव मोशन रहता है तो करंट फ्लो करता है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उस हिसाब से सिंक्रोनस मोटर हमारा अपने आप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रोड्यूस करंट अपोजिट टू द लोड करंट, ठीक है, लोड करंट के अपोजिट में नहीं प्रोड्यूस करता है, ये ऑप्शन गलत है। कैरीज और लोड करंट भी कैरी नहीं करता। कैरीज अ जनरेटेड वोल्टेज दैट इज सप्लाई एट द टर्मिनल ऑफ द अल्टरनेटर, ये भी नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्टेड नहीं होता है डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। तो आंसर सिर्फ हमारा 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एज लोड पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर बिकम्स मोर लीडिंग द वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व्स के बारे में है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 है, एज लोड पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर बिकम्स मोर लीडिंग द वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। तो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज VT, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है लोड पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर बिकम्स मोर लीडिंग, ओके। तो दो ऑप्शन लेते हैं, एक बार IAS है, ठीक। तो J टाइम्स IAXS हमें पता है ना, EF क्या होता है, VT प्लस J टाइम IAXS, ठीक है। ये होता है EF इक्वल्स टू VT प्लस J टाइम IAXS। तो यहाँ इसके 90 डिग्री में हम बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, J टाइम्स IAXS। तो EF हमारा कैसा आ जाएगा, ऐसा EF आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो करंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एज लोड पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर बिकम्स मोर लीडिंग, सॉरी करंट नहीं बढ़ाया जा रहा है, पावर फैक्टर को लीडिंग करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये EF ऐसा था, ठीक है। अब पावर फैक्टर को मोर लीडिंग करते जा रहे हैं, तो आइए ऐसा कर दिया, आइए को ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर और ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। J टाइम्स IA2XS और ये I1, ठीक। तो EF हमारा कैसा हो जाएगा, EF हमारा यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये EF आ जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं EF पहले जो है EF1, अब ये क्या है EF2। तो EF1 जो है वो ज़्यादा है EF2 से, ठीक। ये फेजर डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, यहाँ पे आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो हमारा EF1 है, EF2 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर है तो फ्लक्स और प्रोड्यूस हो रही है, तो जो हमारा जो एक्साइटेशन है, सेम वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए एक्साइटेशन वोल्टेज को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ब खुद जो है आर्मेचर करंट भी अब क्या कर रहा है, लीडिंग है तो क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है जो एडिटिव होता है, एडिटिव इन नेचर विथ एक्साइटेशन फ्लक्स, ठीक है। ये तो फेजर से हम समझ रहे हैं, बाकी जो एक्चुअल में क्या हो रहा है वो इस तरह पर हो रहा है, ठीक है। तो जो आर्मेचर करंट के जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो एडिटिव इन नेचर होगा हमारे एक्साइटेशन फ्लक्स का, ठीक है, इन लीडिंग पावर फैक्टर। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सेम टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हमें EF को डिक्रीज करना होगा, ठीक है। ये फ़ायदा है हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, तो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है, द टोटल फ्लक्स एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट इज 300 माइक्रोवेबर। द एंड ऑफ द मैग्नेट इज withdrawn through a 500 turn coil in 1/10 of a second. What is the EMF generated across the terminal of the total flux at the end of long?
सो फाई दिया हुआ है 300 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक। नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, तो ये n d∅/dt EMF, ठीक। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। n कितना है, 500 है, तो ये 500 हो गया। d∅/dt 1/10 सेकेंड में है, तो 1/10, और ये हमारा 300 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। एक और जीरो जाएगा ऊपर में यहाँ पर, तो 3 जीरो चला जाएगा, और ये तो एक, तो 15 वोल्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 15 नहीं, 3 जीरो और एक और इंटू 10⁻⁻1 है, तो 1.5 वोल्ट्स, तो 1.5 वोल्ट्स इसका आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 37, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज dq ड्यू टू चार्ज q इन अ स्पेस एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है, दो चार्ज के बीच q dq 4πε0 r², एक है बार उस डायरेक्शन में, ये चार्ज dq है, ये एक बड़ा चार्ज q है, ठीक है। तो इसके कारण ये फोर्स इस पर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड द पावर ड्रॉन बाय द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूटिलाइज्ड टू, नो लोड कंडीशन में प्रोड्यूस इंड्यूस EMF इन द आर्मेचर वाइंडिंग, ये ऑप्शन गलत है। मीट नो लोड लॉसेस, ये आंसर है। जो पावर कंज्यूम कर रहा है जो अल्टरनेटर नो लोड कंडीशन में, वो जो उसके नो लोड लॉसेस है उसको कंज्यूम मीट करने के लिए। मीट कॉपर लॉसेस नहीं, जब लोड लेगा तब कॉपर लॉसेस होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। प्रोड्यूस पावर इन द आर्मेचर, ये भी गलत है। आर्मेचर में तो पावर प्रोड्यूस ही कहाँ से होगा जब लोड ही नहीं है तो। सो आंसर हमारा नो लोड लॉसेस को मीट करने के लिए होगा, ठीक है। गिवन द करंट I and voltage V of the circuit element, the power P and energy W are given by, सो पावर का फॉर्मूला ये है, और जो एनर्जी है वो इंटीग्रेटिंग टाइप होता है, ठीक है, PET। तो ये फॉर्मूला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ सिलिकॉन डायोड हैज अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1.2 वोल्ट for forward DC current of 100 milliamp, it has a reverse current of 1 microampere for reverse voltage of 10 volt। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको क्वेश्चन नंबर 22 देखने को मिला था, ठीक है। सॉरी, इसी सेक्शन में हम कर रहे थे, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत था, आंसर भी उसका गलत था, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, रिवर्स रेजिस्टेंस। तो रिवर्स रेजिस्टेंस सिंपल है, रिवर्स में जो करंट फ्लो किया है रिवर्स में जो वोल्टेज है 10 वोल्ट डिवाइड बाई 10⁻⁻⁶, ओके। तो इसका आंसर 10 मेगा ओम्स हो जाएगा, रिवर्स रेजिस्टेंस। और 1.2 डिवाइडेड बाई 100, 0.1 करेंगे तो 12 ओम्स, ये इसका बल्क रेजिस्टेंस हो जाएगा, बल्क रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सेशन में फ्रेंड्स 40 क्वेश्चंस कर लिए। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, ये और अच्छे से डिस्कस करने लायक है, इस पे और डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है, कैसे फेजर से जो है ये हमारा EF कम आ रहा है, बाकी जो है वो एडिटिव नेचर है, इसे मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ईजी थे, और ये क्वेश्चन हमारा गलत, ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन